हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने एनिमल किंगडम में क्या क्या कर लिया था। तो एनिमल किंगडम में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा था। ये एक बार इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, फिर प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्क्लेमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकायोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा। इस तरह से आते। सेलुलर एग्रीगेशन सिर्फ पॉरीफेरा में देखने को मिला था, तो पहली बार इसी में आया हुआ, सिर्फ इसी में मिलता है। टिनोफोरा, टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख के आता है, सबसे पहले इसमें मिला था। और सिलेंटेटा में सबसे पहले आया था। और टिनोफोरा में भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन आया किस में था पहले? सिलेंटेटा में। प्लेटिहेल्मिन्थेस में सबसे पहला ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिला था। उसके बाद एस्क्लेमिन्थेस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले आया था। उसके बाद सभी में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इससे मतलब क्या है, कई सारी सेल्स थी पहले, वो बस साथ में काम करती थी। अब कई सारी सेल मिलके टिश्यू बनाया, फिर टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाए तो ऑर्गन लेवल आ गया, ऑर्गन लेवल ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाए, तो ये सब इसमें आ गए। और क्या पढ़ा था इसमें हमने? ये ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिया था। इसके बाद बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या क्या बेसिस हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के, वो हमने देखे थे। तो कौन कौन से बेसिस थे? सबसे पहला इसमें था अरेंजमेंट ऑफ सेल। अरेंजमेंट ऑफ सेल के बाद बॉडी सिमेट्री कैसी थी, सिमेट्रिक थे या एसिमेट्रिक थे, या अब सिमेट्रिक भी थे तो कौन से थे, रेडियल सिमेट्री थी या बायलेटरल सिमेट्री थी। उसके बाद सीलोम का नेचर कैसा था, सीडो सीलोमेट थे या सीलोमेट थे, या फिर एसिलोमेट थे। सीलोम क्या था? सीलोम जो आउटर वॉल थी और मिड गट, ये गट वॉल और आउटर वॉल के बीच का जो ये गैप था, ये जो कैविटी थी ये वाली, इस कैविटी को हम सीलोम बोल रहे थे। इसी में सारे ऑर्गन्स रहते थे। दूसरा, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था, या फिर कंप्लीट ट्यूब विद इन ट्यूब वाला बॉडी प्लान था, तो वो हमने देखा था। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा था? ओपन टाइप था, क्लोज टाइप था, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बेस्ड होता है। रिप्रोडक्शन कैसा है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, तो ये सब हम देखेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देख ही लिया था। सिमेट्री के बारे में बात कर ही ली थी, ओपन टाइप, क्लोज टाइप, ये सब हो गया था। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक हमने सब पढ़ लिया था। सीलोम के बारे में हमने जान लिया था। सीलोम क्या था? सीलोम एक कैविटी थी। यही जो सीलोम एक कैविटी, यहीं पे सारे ऑर्गन्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब यहीं पे सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसा कि अपना लीवर हो गया, किडनी हो गई, लंग्स हैं, हार्ट है, ये सब किस में है? सीलोमिक कैविटी में है। सीलोमिक कैविटी को ही डिवाइड कर करके थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, इस तरह से नाम उसके रीजन वाइज दे दिया जाता है, जबकि वो है एक्चुअल में सीलोमिक कैविटी ही। आगे बात करते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन हो गया था, नोटोकोड हमने देख ली थी। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल हो गया था, तो लास्ट पॉइंट यही था, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में इसका पहले तो सीक्वेंस हमें याद रखना है हमेशा। नेक्स्ट, अब अलग अलग फाइलम को डिस्क्राइब करना है। अलग अलग फाइलम में सबसे पहले आता है फाइलम पोरीफेरा। अब इसके नाम में छिपा है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा का मतलब क्या होता है? पोरीफेरा, तो पोरीफेरा का मतलब क्या है? यहाँ पे पोर का मतलब पोर बियरिंग एनिमल्स। पोर बियरिंग एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिसके पास पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर बियरिंग होते हैं, वो पोरीफेरा कहलाते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो पोरीफेरा में क्या होगा? मेंबर्स जो हैं इसके, उसमें स्पंजेस आते हैं। ये सब स्पंजेस है, ये भी, ये सब स्पंजेस दिखाई दे रहे हैं। जनरली मेराइन हुआ करते हैं, मोस्टली एसिमेट्रिक। अब इसमें फिर से कहा मोस्टली एसिमेट्रिक, मतलब कुछ एक्सेप्शन है। कल भी हमने उसकी बात की थी, कौन कौन? एक ल्यूकोसोलेनिया होता है, ल्यूकोसोलेनिया। तो ल्यूकोसोलेनिया कैसा होता है? रेडियल सिमेट्री का होता है। जो ल्यूकोसोलेनिया है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। जो साइकन है वो भी रेडियल सिमेट्री शो करता है। तो इस तरह से हमने सिमेट्री याद रखा था, तो साइकन का भी याद रखना है। ये भी क्या है? रेडियल सिमेट्री शो करने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें और क्या मिलेगा। तो ये ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव टाइप के हैं, मल्टी सेलुलर हैं। मतलब जब इवोल्यूशन हुआ था तो सबसे पहले सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आए थे, उसके बाद सेल्स
एग्रीगेट होने लगी। सेल्स मतलब बस साथ में मिलके काम करने लगी, तो उसको एग्रीगेशन ऑफ सेल्स बोलते हैं। तो ऐसी ही कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है। तो प्रिमिटिव टाइप के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बस सेल्स हैं जो कि साथ में अरेंज हो चुकी हैं। स्पंजेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, ध्यान रखना, एक होता है वाटर कैनाल सिस्टम और एक होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये तो मिलेगा पोरीफेरा में, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलेगा एकाइनोडर्मेटा में, एकाइनोडर्मेटा में। ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है इसमें ऑर्गेनिज्म प्रेशर जनरेट करता है, जबकि वाटर कैनाल सिस्टम अकॉर्डिंग टू प्रेशर ग्रेडियंट खुद से चलता है। मतलब हम कह सकते हैं ये एक तरह से एक्टिव होता है, ये एक तरह से पैसिव होता है। अब होता क्या है इसमें वो देखते हैं। ऑर्गेनिज्म कैसे थे? पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म थे। अब पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म है तो इसमें क्या क्या होगा? पोर्स देखने को मिलेंगे, माइन्यूट पोर्स, ओस्टिया, माइन्यूट पोर, ओस्टिया। अगर हम इसको देखें, इसके चारों तरफ जो दिख रहा है, ये जो पोर्स दिख रहे हैं माइन्यूट पोर्स, ये सब ओस्टिया होते हैं। और यहाँ पे एक लार्ज पोर दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं ओस्कुलम, इसको बोलेंगे ओस्कुलम। ये ओस्कुलम हो गया, ये वाला, और ये सब हो गए ओस्टिया। तो ओस्टिया कैसे होता है? न्यूमेरस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ओस्कुलम जो होते हैं वो एक होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक कैविटी है, इस स्ट्रक्चर के अंदर खाली कैविटी है, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जियोसील कैविटी, स्पॉन्जियोसील कैविटी। अब ये स्पॉन्जियोसील कैविटी है, तो पानी कहाँ गया? पानी ओस्टिया में गया। कई सारे ओस्टिया के द्वारा कहाँ गया जाएगा फिर? स्पॉन्जियोसील कैविटी में। स्पॉन्जियोसील कैविटी के बाद कहाँ जाएगा? ओस्कुलम के द्वारा आउटसाइड द बॉडी। अब इसमें भी कई सारे होते हैं, जैसे कि एस्कन टाइप, साइकन टाइप, ल्यूकन टाइप कैनाल सिस्टम हुआ करती है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे अभी क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है। तो बस नाम जान लेते हैं। एस्कन टाइप होती है एक कैनाल सिस्टम, दूसरी साइकन टाइप होती है, और फिर ल्यूकन टाइप होती है। बस इसका नाम याद रख लेना है। तो तीन टाइप के कैनाल सिस्टम हम इसमें पढ़ते हैं। अब पाथवे हमने देख ही लिया था, ऑस्टिया से अंदर जाते हैं, ऑस्कुलम से बाहर जाता है। अब सिंपल सा इसको एक बार ये देख लेते हैं जाते क्यों हैं। कि मान लो ये पूरा ओशियन है, ओशियन में बॉटम की तरफ प्रेशर ज्यादा होता है, पानी का प्रेशर बॉटम की तरफ ज्यादा होता है, जितने ऊपर जाते जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है। अब कोई भी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चलता है, तो प्रेशर कहाँ ज्यादा है? लोअर साइड में प्रेशर यहाँ पे कम होगा। मतलब अगर मैं कहूँ ये ए साइड है और ये बी साइड है, तो ए साइड पे प्रेशर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू बी साइड। इस वजह से यहाँ पे जो लोअर साइड में ओस्टिया है, इस ओस्टिया में ज्यादा प्रेशर होने की वजह से पानी अंदर जाता है, क्योंकि ए साइड पे कम प्रेशर और बी साइड पे, सॉरी, ए साइड पे ज्यादा प्रेशर और बी साइड पे कम प्रेशर, तो ज्यादा प्रेशर से पानी अंदर जाएगा और कम प्रेशर के वजह से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आ जाएगा। कम प्रेशर की वजह से ऑस्कुलम के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो ये होता है रीजन कि ओस्टिया से पानी अंदर क्यों जाता है और ऑस्कुलम से बाहर क्यों आता है, क्योंकि ऑस्कुलम के पास प्रेशर एज कंपेयर टू ओस्टिया कम होता है। तो हायर का प्रेशर टू लोअर प्रेशर वाटर का मूवमेंट देखने को मिलेगा। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इट हेल्प्स टू फूड गैदरिंग। अब फूड गैदरिंग कैसे? इसके अंदर कई सारी सेल्स होती हैं। अब जब यहाँ से पानी गया अंदर और इसमें घूमता हुआ बाहर चला जाएगा, तो इसके अंदर कई सारी सेल्स हैं, और पानी के अंदर कई सारे फूड पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो उस फूड पार्टिकल्स को
ये ट्रैप कर लेता है, जिससे ये अपना नरिशमेंट लेते हैं। तो फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेशन में, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, और रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो क्या क्या करेगा ये स्पंजी सेल कैविटी की मदद से? जो पानी बह रहा है इसमें, इसके अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है, तो इसकी मदद से क्या क्या कर सकता है? फूड गैदरिंग, दूसरा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, और रिमूवल ऑफ वेस्ट। इसमें कैरेक्टरिस्टिक सेल्स होती हैं जिसको कॉलर सेल और क्वानोसाइट बोलते हैं। कॉलर सेल और क्वानोसाइट सेल्स बोलते हैं। अभी जो कॉलर सेल्स हैं ये कुछ इस टाइप की दिखती हैं, कुछ इस टाइप की सेल्स होते हैं, इसमें फ्लैजिला होता है। तो इस तरह से कॉलर सेल दिखाई देती हैं। इस कॉलर सेल की क्या खासियत होती है, क्या खास बात होती है इसमें? तो इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्वानोसाइट सेल्स हैं ये। अब क्वानोसाइट सेल्स को ही हम कॉलर सेल के नाम से जानते हैं, कॉलर सेल्स। ये कॉलर सेल जो है करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? फाइलम पोरिफेरा का। तो फाइलम पोरिफेरा का करेक्टरिस्टिक फीचर कौन है? क्वानोसाइट सेल और कॉलर सेल। क्या करेंगी ये? फ्लैजिलेटेड होती हैं। तो जैसा कि अभी मैंने फ्लैजिला बनाए थे तो फ्लैजिलेटेड हुआ करती हैं। फ्लैजिलेटेड के साथ साथ ये जो कॉलर सेल्स हैं और क्या करेंगी? इंगेशन ऑफ फूड, इंगेशन ऑफ फूड में हेल्प करती हैं। और क्या करेंगी? डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स सेल, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स सेल के डिफरेंशिएशन में भी इन्वॉल्व होती हैं। दूसरा, एक मटेरियल होता है मीजोहिल, जिसको मेसेनकाइम बोलते हैं, उसको भी ये सेक्रेट करती है क्वानोसाइल सेल। तो सेक्रेट मीजोहिल, मीजोहिल सेक्रेट करेगी। मतलब ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंगेशन ऑफ फूड और डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स सेल। तो ये पूछा जाएगा स्पेशली, और ये इंगेशन ऑफ फूड पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तो इस तरह से ये यहाँ पे हमने कॉलर सेल क्या है ये समझा। कॉलर सेल से आगे हम चलते हैं। कॉनोसाइट सेल्स हमने देख ली जिसको कॉलर सेल बोलते थे। लाइनिंग ऑफ स्पंजिसील, स्पंजिसील की लाइनिंग में ये देखने को मिल जाएगा। अगर इसका एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये ये जो बना ये स्पंजिसील कैविटी थी, ये मान लेते हैं ये स्पंज था। यहाँ पे पोर्स हैं। ये सब पोर्स हैं, ये सब ऑस्टिया हैं बहुत सारे। ये ऑस्कुलम है, ऑस्कुलम, ये सब ऑस्टिया है। ये स्पॉन्जी सेल कैविटी है। स्पॉन्जोसील कैविटी। अब ये स्पॉन्जोसील कैविटी में पानी अंदर जाएगा। यहाँ पे कई सारी सेल्स इसकी लाइनिंग पे मिलती है। जैसे ये लाइनिंग है तो यहाँ पे कई सारी सेल्स मिलेंगी, जैसे कॉनोसाइट सेल हो गई। कॉनोसाइट सेल इधर ही मिलती हैं। बाइफ्लैजिलेटेड, इस तरह से फ्लैजिला उसके निकले हुए होंगे, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ प्रेजेंट होता है। अब यहाँ से ये पानी अंदर आया ऑस्टिया के थ्रू, स्पंजिसल कैविटी में गया और उसके बाद ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता। तो ये एक रफ डायग्राम है, एक पाथवे है जिस तरह से इसमें ऑब्जर्व किया जा सकता है। आगे अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें और क्या मिलेगा? तो इनके पास सपोर्टेड बाय स्केलेटन, एक स्केलेटन होता है, स्केलेटन है।
डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन इसमें इंट्रासेलुलर होता है, ये याद रखना है। क्यों? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए कुछ कैविटी होनी चाहिए, जो कि इनके पास स्पॉन्जियोसील कैविटी है, लेकिन ये खुद कैसे हैं? ये सेलुलर एग्रीगेशन है, मतलब हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए। तो डाइजेशन कैसा होगा इसमें? इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, ये हमें याद रखना है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन के साथ साथ और इसमें स्केलेटन मिलता है। किसका स्केलेटन है? स्पिक्यूल्स का और स्पॉन्जिन फाइबर का। स्पिक्यूल्स और स्पंजन फाइबर कुछ इस प्रकार से ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनसे ये इसका जो स्केलेटन होता है वो बना होता है। तो स्पिक्यूल्स और स्पंजन फाइबर का प्रेजेंट होगा। सेक्सेस जो है इसके सेपरेट नहीं होते हैं, तो हर्माफ्रोडाइट कंडीशन होती है। तो जैसा कि मैंने बोला था, एच एम बी हम याद रख सकते हैं। एच एम बी में क्या है? हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस, बाइसेक्सुअल, एक ही चीज होती है, मतलब एक ही बात होती है। दूसरी बात अगर हम कहें तो डी यू हम याद रख लेंगे, डायोसियस, यूनिसेक्सुअल, एक ही बात होती है। हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस, बाइसेक्सुअल सेम चीज, डायोसियस और यूनिसेक्सुअल सेम चीज। इसका मतलब क्या है? इसी एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होंगे, जबकि डायोसियस और यूनिसेक्सुअल में मेल अलग अलग होगा और फीमेल अलग होगा। तो इस तरह से हमें याद रखना। तो ये कौन है? ये हर्माफ्रोडाइट है। एग और स्पर्म सेम इंडिविजुअल में प्रोड्यूस हो सकते हैं, सेम इंडिविजुअल में प्रोड्यूस हो सकते हैं। साथ में स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन, जैसे ये एक स्पंज है, क्या होगा? ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, तो ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का, एक तो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट क्या है? जाइगोट, जाइगोट बनेगा, जैसे सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो, फिर एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट में क्या होता है? इनडायरेक्ट में पहले फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या? एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद लार्वा। यहाँ पे एक लार्वल स्टेज आ जाती है। लार्वल स्टेज आने के बाद ये क्या करेगा? फिर लार्वा से फिर मेटामॉर्फोसिस होगा, लार्वा से एडल्ट फॉर्म बनेगी। जैसे कि हम जानते हैं, प्लेनुला ओ फ्रॉग होता है, फ्रॉग में एक लार्वा होता है जिसको टेडपोल लार्वा के नाम से जानते हैं। तो जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा से फिर फ्रॉग बनता है। तो जो टेडपोल लार्वा या फिर हम कहें लार्वल स्टेज जिसमें भी आ जाती है, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मतलब इसमें भी कोई लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी। लार्वल स्टेज किसमें कौन सी है, तो वो हमें याद रख लेना थोड़ा सा। जैसे दो तरह के लार्वा इसमें देखने को मिलते हैं, एक पेरेन्काइमुला और एक एम्फीब्लास्टुला। पेरेन्काइमुला और एम्फीब्लास्टुला। तो सबसे पहले पेरेन्काइमुला, पेरेन्काइमुला लार्वा। पहले तो लार्वा है कैसा और किसका है, वो याद रखना है। लार्वा जो है ये सॉलिड होता है। साथ में सॉलिड से मतलब इसके अंदर टिश्यू भरा होता है, एक खोखला नहीं होता, अंदर से सॉलिड होता है। तो ये हो गया पेरेन्काइमुला लार्वा। किसका है? तो ये ल्यूकोसोलेनिया का है, ल्यूकोसोलेनिया। दूसरा होता है एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। ये कैसा होता है? ये हॉलो होता है। साथ में किसका है? स्काइफा, स्काइफा का होगा। और स्काइफा को ही साइकन बोलते हैं। तो ये हमें याद रखना है। और इसमें क्या है?
तो लार्वा हमने देख लिया एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला। हर्माफ्रोडाइट होता ही है। एग स्पर्म प्रोड्यूस बाय सेम इंडिविजुअल। स्पंजेस रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स बनते हैं। हमेशा याद रखना है कि गैमीट फॉर्मेशन और फ्यूजन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मतलब जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो गैमीट फॉर्मेशन और गैमीट फ्यूजन देखने को मिलेगा। फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होगा। डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है मतलब इसमें लार्वल स्टेज आती है। आगे बात करें, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फॉर्म है। मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एडल्ट। जो कि लार्वल स्टेज होती है वो मॉर्फोलॉजिकली एडल्ट फॉर्म से डिफरेंट होती है। ऐसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल साइकन, जिसको स्काइफा के नाम से जानते हैं। साइकन स्काइफा होता है। कहाँ है साइकन? तो ये इस प्रकार का ये साइकन दिखाई दे रहा है हमें। ये जो है ये साइकन है। साइकन के बाद ये जो है ये यू स्पंजिया है। इसको बाथ स्पंज बोलते हैं। साइकन हो गया। यू स्पंजिया को बाथ स्पंज बोलते हैं। अब ये जो यू स्पंजिया दिख रहा है इसको नहाने के टाइम पे यूज किया जाता था, तो ये बाथ स्पंज कहलाता है इसीलिए। नेक्स्ट इसमें दिखाई दे रहा है हमें स्पॉन्जिला। ये जो दिख रहा है ये स्पॉन्जिला है। स्पॉन्जिला कौन है? फ्रेश वाटर स्पंज है। तो स्पॉन्जिला हो गया फ्रेश वाटर स्पंज। साइकन हो गया स्काइफा जिसको बोलते हैं। और यू स्पंजिया बाथ स्पंज। और भी इसमें आते हैं जैसे कि यू प्लेक्टेला होता है। यू प्लेक्टेला जो है ये जो यू प्लेक्टेला है ये गिफ्ट में दिया जाता था कई जगह पे। तो ये क्रिस्टल के जैसा दिखाई देता है एकदम। यूप्लेक्टिला हो गया। और अभी हमने पढ़ा था ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे? पहले तो ल्यूकोसोलेनिया का जो लार्वा था वो पैरेन्काइमुला लार्वा था। बाकी उसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती थी, जबकि सभी में क्या थी? एसिमेट्री। अब इसी के आगे नेक्स्ट है फाइलम। फाइलम सीलेंट्रेटा। फाइलम सीलेंट्रेटा को हम फाइलम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। क्यों इसको निडेरिया बोला जाता है? तो इसमें नीडोब्लास्ट सेल होती है। सीलेंट्रेटा को निडेरिया भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट सेल होती है। अब नीडोब्लास्ट सेल है तो क्या करेगी? इसमें निडल लाइक स्ट्रक्चर होती है। फाइलम सीलेंट्रेटा। यहाँ पे टिश्यू लेवल आ गया था। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ देखने को मिल गया था। और क्या होगा? इसमें सारे एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं। सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है इसमें कोई अटैचमेंट के लिए स्पेशल साइट नहीं होती, स्पेशल जगह नहीं होती। सेसाइल होता है। और फ्री स्विमिंग होते हैं। सेसाइल होंगे साथ में फ्री स्विमिंग होंगे। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल हाइड्रा का हम दे देते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसको देखें तो ये कैसे सिमेट्री शो करेंगे? तो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। जैसे कि ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसको मैं ओरेलिया के नाम से जानता हूँ। इसको हम बोलते हैं ओरेलिया। ये ओरेलिया को मैं कहीं से भी काटूं, ऐसे काटूं या ऐसे, ये बराबर कटेगा। तो ये रेडियल सिमेट्री हो गई। ये भी ये भी रेडियल सिमेट्री है। तो रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। अब और क्या होगा? रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स है। नाम निडेरिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट। ये नीडोब्लास्ट से नाम आता है। ये जो सेल दिख रही है, ये डायग्राम जो दिख रहा है नीडोब्लास्ट सेल का ही है। क्या होता है इसको हम जरा समझ लेते हैं। अगर इस नीडोब्लास्ट सेल को देखें तो यहाँ पे हमें ये जो दिख रही है ये लासो सेल है। ये है लासो, जो इस तरह की दिख रही है ये है लासो। काम क्या है इसका? ये जो लासो सेल है ये इसको एक साथ निडल को बाहर फेंकने में हेल्प करती है। दूसरा, ये जो है ये कैप्सूल दिखाई दे रहा है, इसको नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। इस कैप्सूल को नेमेटोसिस्ट बोलते हैं।
यहाँ पे ये स्पाइक, यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ये सब ये स्पाइंस है, और ये जो है ये ट्यूब है जिसमें से वो स्पाइक्स जाएंगे। अब होगा क्या, ये जो दिख रहा है इसको हम नीडोसिल बोलते हैं। ये क्या है, नीडोसिल है। अभी नीडोसिल क्या करेगा, ये इसको बाहर फेंकने में काम आता है। तो कैसे काम करता है इसको अगर देखते हैं, तो ये स्पाइंस जो दिख रहे हैं ये वाले, ये स्पाइंस है, ये क्या करेंगे, जब जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म इसके कांटेक्ट में आता है, जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म इसके कांटेक्ट में आता है, पहले ये इस तरह की कंडीशन में रहती है सेल, कुछ इस तरह से। ये जो स्ट्रक्चर है सब इसके अंदर ही होती है, कुछ इस तरह से कॉइल्ड होती है, ऐसे करके स्प्रिंग, जैसे स्प्रिंग को पकड़ के रखा हो। यहाँ पे एक ट्रिगर जैसा दिखेगा, ये जो नीडोसिल सेल दिख रही है इसी को ट्रिगर जैसा बोला गया है। अब ये जैसे ही इसके पास टच होगा कोई, तो यहाँ से ये एकदम स्प्रिंग जो थी खुल जाएगी और ये बाहर जाएगा, और बाहर जाने के बाद ये इस तरह की स्ट्रक्चर बाहर आ जाएगी। और ये इस तरह के स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे एक हिप्नोटॉक्सिन होता है, एक हिप्नोटॉक्सिन होता है जो कि एक टॉक्सिन रिलीज करेगा, हिप्नोटाइज कर देता, मतलब कि पैरालाइज कर देता। पॉइजनस फ्लूइड है बेसिकली ये, क्या है, पॉइजनस फ्लूइड है, हिप्नोटॉक्सिन है जो कि जो प्रे है उसको पैरालाइज कर देगा, और फिर आराम से उसको अपने भोजन की तरह से यूज कर सकता है। तो नीडोब्लास्ट सेल क्या थी, नीडोब्लास्ट सेल में ये जो भी मटेरियल है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरह से कॉइल्ड स्टेट में रहती है, जैसे स्प्रिंग को बहुत टाइट करके कॉइल करके रखा हुआ है। जैसे ही नीडोसिल सेल से आके टच होगा कोई भी प्रे, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और ट्रिगर की तरह काम करता है, जैसे फायरिंग गन होती है। अब गन में ट्रिगर की तरह काम, ट्रिगर जो होता है उसी की तरह ये काम करेगा, और जैसे ही इस पे कोई टच होगा ये तुरंत बाहर जाएगा। और इसमें हिप्नोटॉक्सिन था, उस हिप्नोटॉक्सिन की वजह से वो जो ऑर्गेनिज्म है, वो प्रे जो है वो पैरालाइज हो जाएगा और ये आसानी से उसको खा सकता है। अब तो ये डिस्चार्ज फॉर्म दिख रही है, यहाँ पे जो दिख रही है डिस्चार्ज्ड स्ट्रक्चर है, चार्ज स्ट्रक्चर में ये सब अंदर होता है इसके, ठीक है। अब ये नीडोसिल सेल दिख गई हमें, इसी नीडोब्लास्ट सेल की वजह से इसका नाम निडेरिया पड़ा है। अब नीडोब्लास्ट और नीडोसाइड जो है ये हमने देख ही लिया यहाँ पे, विच कंटेंस स्टिंगिंग कैप्सूल, इसको हम स्टिंगिंग कैप्सूल बोलते हैं जब ये इस तरह से होता है, कॉइलिंग स्टेट में होता है इस तरह से, तो इसका हम स्टिंगिंग कैप्सूल बोलते हैं। और नीडोसाइट, तो क्या क्या नाम हो गए, स्टिंगिंग कैप्सूल भी इसको बोल सकते हैं और निमेटोसाइड भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है, निमेटोसिस्ट हो गया, ये कैप्सूल जो है ये वाला, इसको हम निमेटोसिस्ट बोलते हैं। प्रेजेंट ऑन द टेंटाकल्स, अभी टेंटाकल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये सारी सेल्स। कहाँ पे प्रेजेंट है, टेंटाकल्स के ऊपर। मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बहुत सारे टेंटाकल्स हैं, ये सब टेंटाकल्स जो हैं इसके ऊपर भी अगर मैं देखूंगा तो मुझे ये स्ट्रक्चर दिखेगी। तो यहाँ पे टेंटाकल्स थे। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज, मतलब कि उसको रोक के रखने, मतलब अटैच कराने में कहीं भी। डिफेंस में हेल्प करेगा, कोई प्रेडेटर है तो उसको उससे बचाने में हेल्प करेगा। फॉर कैप्चरिंग द प्रे, प्रे को पकड़ने में हेल्प करेगा। तो कैसे काम कर सकता है, सबसे पहले एनकरेज में काम करेगा, दूसरा डिफेंस, कोई अगर प्रेडेटर है तो उसको भी ये पैरालाइज कर देगा। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, एक फाइसेलिया होता है, जब ओशन पे जब जाते हैं तो वहां पे कुछ लिखे रहते हैं नोटिस कि किसी टाइप का अदर एनिमल्स, जैसे कुछ इस प्रकार का एनिमल्स दिखे तो उससे दूर रहना, वो पॉइजनस होता है। तो इस तरह के ट्रांसपेरेंट होते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ये, लेकिन कैसे होते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं। क्यों, इनके पास नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं। अब वो नीडोब्लास्ट सेल कहाँ होते हैं, टेंटेकल्स पे। मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो टेंटेकल्स दिख रहे हैं, हर टेंटेकल पे ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, कई मिलियंस में ये प्रेजेंट होता है।
तो कुछ ही समय में इससे मृत्यु भी हो जाती है। तो काम क्या क्या किया हमने, ये सब देख लिया, एनकरेजमेंट, डिफेंस में और फूड कैप्चरिंग में। दूसरा, नीडो निडेरियंस जो होते हैं उनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, क्योंकि इससे पहले कौन सा था, सेलुलर एग्रीगेशन, जो कि सिर्फ पॉरीफेरा में मिलेगा, यहाँ से टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली बार टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ आया था, निडेरियंस में आया था। और क्या होगा इसमें, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होता है, ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि दो ही जर्म लेयर हैं इसके पास, एक एंडोडर्म, एक एक्टोडर्म। मीजोडर्म के नाम पे इसमें मीजोग्लिया होता है, मीजोग्लिया होता है इसमें, मीजोडर्म के नाम पर, जो कि सिर्फ जेली लाइक सब्सटेंस होता है। आगे हम देखते हैं और क्या है। सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज में देखने को मिलेगी विद सिंगल ओपनिंग, एक ही ओपनिंग है, और सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज में देखने को मिल जाएगी। जैसा कि हम हाइड्रा के बारे में भी जानते हैं, हाइड्रा के पास क्या होता है, हाइड्रा के पास एक ही ओपनिंग होती है। अगर मैं हाइड्रा की स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार की बनेगी। यहाँ पे जैसे हाइड्रा है, ये अटैच हो गया हाइड्रा, यहाँ से इसके टेंटाकल्स निकल रहे हैं, ये सब ये टेंटाकल्स हैं, ये यही एक ओपनिंग है इसकी, जो कि माउथ की तरह भी काम करती है। तो सिंगल ओपनिंग देखने को मिलेगी यहाँ पर। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये जो खाली जगह दिख रही है इसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। ये गैस्ट्रिक वर्ड रिलेटेड टू स्टमक, और स्टमक में डाइजेशन होता है, तो गैस्ट्रिक वर्ड डाइजेशन से भी रिलेटेड हम कर सकते हैं। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। सिंगल ओपनिंग इसमें होती है, माउथ ही होता है, और वही माउथ फूड लेने के लिए और वेस्ट को रिमूव करने के लिए यूज होगा। हाइपोस्टोम साइड में माउथ होता है, माउथ ऑन हाइपोस्टोम। डाइजेशन कैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है, और इंट्रा सेलुलर, दोनों इसमें डाइजेशन देखने को मिलेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर भी है और इंट्रा सेलुलर भी है, तो दोनों तरह के डाइजेशन इसमें देखते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी। और क्या होगा इसमें, सम ऑफ निडेरियंस आर सम ऑफ निडेरियंस जैसे कोरल रीफ बनते हैं, उसमें पानी में कोरल रीफ्स बनता है, तो कोरल जो होता है वो निडेरिया ही होता है। स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म, पॉलिप और मेडुसा। इसके पास पॉलिप और मेडुसा दो फॉर्म होती हैं। क्या क्या है ये पॉलिप और मेडुसा, जैसे ये फॉर्म जो दिख रही है हमें, ये मेडुसा है। ये मेडुसा जो होता है ये फ्री स्विमिंग है, फ्री स्विमिंग है ये, साथ में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जबकि ये जो है ये पॉलिप फॉर्म है, ये फ्री स्विमिंग नहीं है, सबस्ट्रेटम से अटैच रहता है, साथ में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अब और क्या है इसमें, पॉलिप फॉर्म और मेडुसा फॉर्म। द फॉर्मर is a sessile cylindrical form like Hydra, Adamsia, whereas the latter umbrella shaped and free swimming Aurelia और जेलीफिश। ऑरेलिया को हम जेलीफिश भी बोलते हैं, ये हमें याद रखना है। ऑरेलिया को जेलीफिश भी बोलते हैं, एक्चुअल में कोई फिश नहीं होती है, ये सीलेंट्रेटा होता है, एक्चुअल में ये सीलेंट्रेटा होता है। यहाँ पे हमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा। Those cnidarians which exhibit both the form exhibit alternation of generation, जिसको मेटाजेनेसिस हम बोलते हैं। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस द पॉलिप सेक्सुअली। तो कैसे बनता है ये हम एक बार देख लेते हैं। अब हुआ क्या था कि ये था मेडुसा, जो कि ऑरिलिया दिख रहा है यहाँ पे, ये कौन है, ये ऑरेलिया है। अब ये ऑरेलिया क्या करेगा, ये गैमीट प्रोड्यूस करता है। पहले तो फ्री स्विमिंग होगा,
और पानी में घूमता रहेगा। इसके बाद ये गैमीट प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। अब ये गैमीट प्रोड्यूस करे इसने और ये फर्टिलाइज हो गए। फर्टिलाइज होने के बाद ये क्या करेंगे, मेड्यूसा फॉर्म, ये मेड्यूसा है, ऑरेलिया में ये मेड्यूसा फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, मेड्यूसा फॉर्म है। अब मेड्यूसा फॉर्म जो है गैमीट प्रोड्यूस करेगी। गैमीट प्रोड्यूस करने के बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे लार्वा बनेगा, फ्री स्विमिंग लार्वा, फ्री स्विमिंग लार्वा। और यहाँ पे ये पॉलिप फॉर्म आ जाएगी। और पॉलिप फॉर्म से फिर क्या होगा, फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। किसके द्वारा, बर्डिंग के द्वारा। और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बर्डिंग होगी। बर्डिंग के बाद जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर बनती है वो सब मेड्यूसा बनेंगे। तो इसको अगर ओबेलिया की फॉर्म में भी देखें तो यहाँ पे एक ये जो स्ट्रक्चर दिखी, ये जो पाथ देखा, ये पाथ होगा कौन सा, फर्टिलाइजेशन वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये जो पाथ हुआ ये होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब जिसमें सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों फॉर्म मिलते हैं और दोनों अल्टरनेट फॉर्म है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेटाजेनेसिस मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इस तरह से ये याद रखना है। और इसमें क्या है, तो ये सेक्सुअल फॉर्म एसेक्सुअल फॉर्म हो गया। अब जैसे ओबेलिया की बात करते, ये ऑरेलिया था, ओबेलिया में क्या होगा, ओबेलिया में भी गैमीट्स बनेंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे मेड्यूसा फॉर्म होता है। फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, और जाइगोट बनने के बाद लार्वल स्टेज आती है। कौन सा लार्वा, प्लेन्युला लार्वा, प्लेन्युला लार्वा कुछ इस प्रकार से बनता है। ये सीलिया होगा, ये प्लेन्युला लार्वा हो गया। अब ये जो प्लेन्युला लार्वा दिख रहा है, मेड्यूसा की फॉर्म अगर मैं बनाऊं तो मेड्यूसा कुछ इस प्रकार का बनेगा, अम्ब्रेला शेप का बनता है मेड्यूसा। ये सभी टेंटाकल्स इसमें देखने को मिल रहे हैं इस तरह से। ये अम्ब्रेला शेप का मेडुसा है, इसके टेंटाकल्स दिख रहे हैं। अब ये अलग अलग होते हैं, मेल मेडुसा अलग होगा, फीमेल मेडुसा अलग होगा। दोनों ने गैमीट बनाए, गैमीट बनाने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे प्लेनुला लार्वा, जो कि कैसा है, फ्री स्विमिंग लार्वा है। फ्री स्विमिंग लार्वा। अभी जो फ्री स्विमिंग लार्वा है सीलिएटेड होता है, सीलिया इसके पास प्रेजेंट है। अब ये लार्वा जो है ये अटैच हो जाएगा सबस्ट्रेटम से जाके। जैसे ही सबस्ट्रेटम से जाके अटैच होगा तो कुछ इस तरह से पॉलीफॉर्म बनाना शुरू कर देता है। अब पॉलीफॉर्म बनाना शुरू करेगा, पहले प्लेनुलर लार्वा था, अटैच हो गया, इसके सीलिया चले जाते हैं, फिर क्या होगा, ये पॉलिप बना लेगा। इसने ये पॉलिप बनाया, पॉलिप बनाने के बाद इसमें क्या होगा, ये ग्रो करेगा, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा। ये इसमें बर्डिंग हो गई। और यहाँ पे हाइड्रोला बडिंग हो रही है। अभी बडिंग का नाम भी है हाइड्रोला बडिंग। अभी जो हाइड्रोला बडिंग है, ये हाइड्रोला बडिंग इसी तरह की बडिंग जो होती है, इसी में से पॉलीफॉर्म और ये मेडुसा फॉर्म वापस बन जाती है। तो ये पॉलीफॉर्म और मेडुसा फॉर्म किस में दिखी है, ओबेलिया में दिखी। तो इसमें भी ये फॉर्म जो है ये सेक्सुअल हो गई, और ये जो स्ट्रक्चर है ये एसेक्सुअल हो गई। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको मेटाजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब इसमें और क्या है, और एक बार देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। मेटाजेनेसिस देखने को मिल गया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलिप फॉर्म और मेड्यूसा फॉर्म। पॉलिप से मेड्यूसा बना सेक्सुअली बडिंग के द्वारा बना था, और मेडुसा से पॉलिप बना सेक्सुअली गैमीट फॉर्मेशन से, जैसे कि ओबेलिया इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो हमने ओबेलिया यहाँ पे पढ़ भी लिया। अब आगे क्या है, इसके एग्जाम्पल दिए। फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, जैसे कि इस तरह की कुछ टोपी टाइप का होता है ये, इस पे टेंटेकल्स प्रेजेंट होता है, तो ये फाइसेलिया होता है। अब एडमसिया सी एनिमोन, एडमसिया का दूसरा नाम सी एनिमोन, ये इसके कॉमन नाम जरूर याद रखना है। इसको कैसे याद रखेंगे, पेनिनटुला सी पेन, पेन को याद रख लो, पेन से पेन याद रख सकते हैं, पेनिनटुला सी पेन हो जाएगा। गोरगोनिया सी फैन, अब फैन कैसे घूमता है, फैन गोल गोल घूमता है, तो गोल गोल घूमने वाला गोरगोनिया हो गया, तो सी फैन गोरगोनिया हो गया। मैंड्रीना, मैंड्रीना को ब्रेन कोरल बोलता है, तो मैंड्रीना को मैंड्रीना ना याद रख के माइंड्रीना याद रख लेना, तो माइंड मतलब ब्रेन, तो ब्रेन कोरल माइंड्रीना हो जाएगा। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टीनोफोरा हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी थैंक यू।